अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम मैथ 501 की असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। टोटल मार्क्स इसके 15 हैं एंड लास्ट डेट इसकी 11 दिसंबर है। फर्स्ट 7 लेक्चर्स आपके जो हैं वो अच्छे से तैयार होने चाहिए, फिर आप इस असाइनमेंट को खुद सॉल्व कर सकते हैं। और इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने पढ़ लेनी है। हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए शो दैट पी प्लस क्यू ए इज़ इक्वल टू पी ए प्लस क्यू ए। बहुत आसान सा है। लेफ्ट हैंड साइड आपने अलग से सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड अलग से सॉल्व करनी है। पी और क्यू की आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, आपने जस्ट यहाँ पे पुट करना है और आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास है p प्लस क्यू और फिर बाहर ब्रैकेट के बाहर a आ रहा है। तो ये हमने लिखा p प्लस क्यू इंटू ए इज़ इक्वल टू p प्लस क्यू एज इट इज़, और a की हमने वैल्यू पुट कर दी जो कि हमें यहाँ पे दी हुई थी 945267, ये हमने यहाँ पे लिख दी। अब जो p प्लस क्यू है इसकी जगह आपने p और q की वैल्यू पुट कर देनी है। p की जगह पे 2 एंड q की जगह पे 5 प्लस 2 हो जाएगा आपके पास जी 7। साथ में a एज इट इज़ चलता आ रहा है। अब आपने 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 7 को 9 से भी, 7 4 से भी होगा, 7 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से 7 2 से 6 के साथ और 7 7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब इनके आंसर्स बस आपने नोट कर लेने हैं। 7 9 ज़ार 63, 7 4 ज़ार 28, 7 5 ज़ार 35, 7 2 ज़ार 14, 42 एंड 49। ये हमने निकाल लिया जी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब इसी तरह से आपने राइट हैंड साइड में भी सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। पी ए प्लस क्यू ए, पी हमने वैसे ही लिखा, अंदर ए की जगह उसका मैट्रिक्स लिख दिया, प्लस क्यू भी एज इट इज़ और ए की जगह उसका मैट्रिक्स आ गया। अब इस पी की जगह आपने 2 पुट कर दिया, ए की वैल्यू एज इट इज़, प्लस क्यू की जगह आप 5 पुट करेंगे एंड उसकी वैल्यू ए की एज इट इज़ रहेगी। अब 2 अंदर बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 9 ज़ार 18, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12 एंड 2 7 ज़ार 14। इसी तरह से यहाँ से 5 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 5 9 ज़ार 45, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10, 5 6 ज़ार 30 एंड 5 7 ज़ार 35। अब आपने इनको प्लस कर देना है और पहला जो एलिमेंट होगा वो इसके पहले के अंदर प्लस होगा, यानी 18 प्लस 45 तो वो आ जाता है 63। फिर 8 प्लस 20 करेंगे तो वो 28 आ जाएगा। 10 प्लस 25 करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पे 35 होता है। सॉरी, यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लें, ये आ जाएगा 35। ठीक है जी। हम दोबारा अपनी सॉल्यूशन फाइल पे चलते हैं। ये हमने इसको करेक्ट कर लिया जी, यहाँ पे 35 आ गया। उसके बाद 4 प्लस 10 आप करें तो 14, 12 प्लस 30 करें तो 42 और 14 प्लस 35 करें तो 49। अब आप देखें कि ये आपका था लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और ये है राइट हैंड साइड का आंसर, तो दोनों सेम है। सो प्रूव हुआ कि P प्लस क्यू इंटू ए इज़ इक्वल टू पी ए प्लस क्यू ए। एक क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया, छोटा सा था, कोई मुश्किल नहीं थी। अब समझना जो है ना वो आपने क्वेश्चन नंबर 2 समझना है अच्छे से। ठीक है, आपने ये इक्वेशंस आपको नज़र आ रही हैं 3, इनको पहले कन्वर्ट करना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर, फिर उससे रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म बनानी है और फिर इन जो है इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये होता है, कहीं भी इक्वेशंस को सॉल्व करने का कहा जाए ना तो उसका मतलब यही होता है कि उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इसके अंदर जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं दैट आर एक्स वाई एंड जी, तो हमने एक्स वाई और जी की वैल्यू निकालनी है और उसको निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमने किस तरीके से निकालनी है, रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म में पहले इसको कन्वर्ट करना है, फिर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। तो हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसका लिख लिया। वो कैसे लिखते हैं देखें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस तरह दिखा देती हूँ। ये देखें जी, अब हमारे पास यहाँ पे देखें ऊपर जो वैल्यूज़ थी वो कौन सी थी, 2 और y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, z के साथ भी कुछ नहीं है तो ये -1 होगा। तो 2 1 -1 5 वो हमने फर्स्ट रो के अंदर लिख लिया। इसी तरह से सेकंड रो के अंदर आ रहा है 1 -1 1 1, तो ये भी आपने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद 1 2 -2 4, तो 1 2 -2 4 ये भी आपने यहाँ पे नोट कर लिया। तो ये बन गया इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हम थोड़ा सा इसको जो है वो मज़ीद इस पर कुछ रो ऑपरेशंस जो हैं वो अप्लाई करेंगे हम, और फिर इसको देखते हैं कि ये किस तरह से सिंप्लीफाई होता है। रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ना आपको कुछ कंडीशंस याद रखनी है। रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म वो होती है जिसमें आपके पास मैट्रिक्स के अंदर जो लीडिंग एंट्री है किसी भी रो की, लीडिंग एंट्री 1 होती है और उस 1 के ऊपर और नीचे वाली सारी वैल्यूज 0 होती हैं उस कॉलम के अंदर। ठीक है, ये कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो एंड पे मैं आपको इसका डिटेल कॉन्सेप्ट दोबारा बताती हूँ। देखें मकसद क्या है हमारा, हमने क्या करना है, अगर ये लीडिंग एंट्री बनाते हैं हम 2,
इसके नीचे सारी वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। उनको 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम रो 2 के अंदर ये जो 1 है ना उसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे बनेगा, R2 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, R2 का मतलब है ये सेकंड रो, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 2 आ जाएगा, और फिर 2 में से ये 2 माइनस कर दें तो वो 0 हो जाएगा। यानी हम R2 को 2 से माइनस करेंगे और फिर उसमें से R1 की वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 2 ज़ार, यहाँ आप 1 पुट करें, 1 2 ज़ार 2 और माइनस ये वाला 2, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0। फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो होता है -2, और -2 और ये माइनस करेंगे फिर उसमें से 1, तो -2 -1 हो जाएगा आपके पास -3। इसी तरह से 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, और 2 और ये -1 है ऑलरेडी, तो हमने जब माइनस करना है तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 + 1 हमारे पास अगेन 3 आंसर देगा। और इसको जब हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -5 करेंगे तो वो -3 आ जाता है। ये हमने सेकंड रो पे ऑपरेशन अप्लाई किया। अब हमने इसको भी 0 बनाना है, तो यहाँ पे भी 1 है ना, इधर 1 था तो हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दिया, ये भी 1 है तो इस पर भी सेम ऑपरेशन अप्लाई होगा कि अब आपने थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से R1 माइनस कर देना है। तो यहाँ पे जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 2 और -2 करेंगे तो 0, फिर 2 2 ज़ार 4, -1 करेंगे तो वो 3 आ जाएगा, फिर 2 2 ज़ार -4 और ये -1 है तो जब माइनस करेंगे तो वो +1 हो जाएगा, तो -4 + 1 करेंगे -3 आंसर देगा आपको। उसके बाद आपने इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 2 ज़ार 8, 8 -5 करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 3। इतना समझ आ गई, हमने दोनों ये जो है एलिमेंट्स उनको 0 बना लिया। नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, अब या तो आप चाहें इसको इधर ही 1 बना लें, ठीक है, लेकिन इसको 1 बनाने के लिए हमें इस पूरी रो को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएंगी वैल्यूज़। इसको हम फिलहाल इधर रहने देते हैं क्योंकि फ्रैक्शन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम पहले इससे आगे वाला लीडिंग ले लेते हैं, लीडिंग एंट्री ले लेते हैं। ये तो 0 बन गया, इसको हम एंड पे 1 में कन्वर्ट कर लेंगे, वो कोई मसला नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट रो के अंदर लीडिंग एंट्री कौन सी आ रही है। फर्स्ट रो का हमने कर लिया, सेकेंड रो के अंदर लीडिंग एंट्री आ रही है ये वाली 1, ठीक है। इसको अगर आप देखें यहाँ पे सेकंड रो के अंदर लीडिंग एंट्री 0 के बाद आ रही है -3, सॉरी 1, हमने उसको बनाना है, -3 आ रही है, और रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के अंदर ये होता है कि लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, -3 है ना, तो इसको -1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 भी कट हो जाएगा, माइनस भी कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो -3 को हमने क्या करना है, -1/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब एक को करना है तो हमें फिर पूरी रो को करना पड़ेगा, यानी रो 2 को हम -1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो -3 -1/3 से होगा तो -3 कट हो जाएंगे, सिर्फ बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1। फिर 3 जब -1/3 से होगा तो 3 और 3 तो कट हो जाएंगे, -1 रह जाएगा हमारे पास। और ये -3 -1/3 से जब होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 3 और 3 भी कट होके हमारे पास 1 आंसर आ जाता है। तो ये हमने लीडिंग एंट्री जो नेक्स्ट थी उसको क्या बना लिया, 1 बना लिया। अब इस लीडिंग एंट्री रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म की दूसरी कंडीशन क्या होती है, इस लीडिंग एंट्री से ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी दोनों नंबर 0 होने चाहिए। तो दोनों नंबर 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस 1 में से ये वाला 1 माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा, यानी हम R1 को माइनस कर देते हैं R2 से, R1 - R2 कर दें तो 1 -1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -1 और फिर माइनस करेंगे उसमें से -1 तो वो +1 हो जाएगा, -1 +1 फिर वो दोबारा से 0 बना देगा। चेंजिंग्स ना आपने R1 के अंदर करनी है, जो आपने पहले लिखी होती है उसके अंदर चेंजिंग्स होती हैं। R2 एज इट इज़ रहेगी, R3 भी एज इट इज़ है, हम सिर्फ R1 में चेंजिंग्स कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, 5 में से जब ये 1 माइनस करना है तो वो बचेगा आपके पास 4। तो ये हमने 1 के ऊपर वाला तो 0 बना लिया, अब इस 1 के नीचे वाला भी 0 बनाना है, ठीक है। ये जो 1 था हमारे पास, इसके नीचे वाला नंबर भी 0 होना चाहिए ना रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के अंदर। इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इस 3 में से वो 3 माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर R3 में से उसको माइनस कर देते हैं, यानी R3 में से ये 3 1 ज़ार 3, तो 3 - 3 हो जाएगा यहाँ पे नीचे 0, ये 0 तो 0 ही रहेगा। फिर इसको भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 को 3 से तो ये आ जाएगा -3 × -1, तो वो +3 हो जाएगा, और +3 -3 दोबारा क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और इसको जब आप 3 से करेंगे तो -3 होगा, -3 को 1 से करेंगे तो -3, और फिर जब उसको 3 के साथ प्लस करेंगे तो वो दोबारा से 0 हो जाएगा। तो नीचे वाली तो सारी हमारी 0 हो गई, ठीक है। और जो
ऊपर वाली है, इसके अंदर देखें अब लीडिंग एंट्री हमारी कौन सी आ रही है, 2 आ रही है, तो इससे तो 1 होना चाहिए ना, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के अंदर इसे 1 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अगर एक को 2 से डिवाइड करना है तो सबको करना पड़ेगा, पूरी रो को। तो हम पूरी रो को 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो 2/2 यहाँ पे आ जाएगा 1, 0/2 तो 0 ही रहेगा, 0/2 यहाँ पे भी 0 रहेगा, 4/2 करेंगे तो वो हमारे पास 2 आ जाएगा। और ये जो नीचे वाली है दोनों वो आपने एज इट इज़ लिख ली, ये आपने इसको कन्वर्ट कर लिया है रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के अंदर। क्या होती है कंडीशन देखें, पहली लीडिंग एंट्री 1 है, उसके नीचे सारे 0 हैं। फिर नेक्स्ट रो के अंदर, दूसरी रो के अंदर आपने देखना है लीडिंग एंट्री दोबारा से हमारी 1 है और उसके कॉलम में ऊपर नीचे सारी वैल्यूज़ 0 हैं। और फिर थर्ड रो के अंदर कोई लीडिंग एंट्री नहीं है, वो सारी 0 हैं। तो ये हमारी जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। अगर थर्ड रो के अंदर भी कोई लीडिंग एंट्री होती ना यहाँ पे, तो उसके ऊपर भी हमें सबको 0 बनाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे कोई लीडिंग एंट्री है ही नहीं, सारी 0 है, नॉन ज़ीरो कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए हमें उसके ऊपर कुछ 0 वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, कन्वर्ट कर लिया रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के अंदर। अब आपने इसको सॉल्व भी करना है, ये तो आपने फॉर्म बनाई ना, सॉल्व करने का मतलब है कि इसमें से एक्स वाई जी की वैल्यूज़ निकालनी है, तो वो आप इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहला हमने एक्स के लिए लिखा था, दूसरा वाई के लिए होता है, तीसरा जी के लिए होता है, और ये जो है वो इक्वल के दूसरी साइड वाली वैल्यू होती है। तो ये एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो यानी एक्स आएगा, और वाई और जी दोनों 0 हैं, तो वाई और जी तो हम नहीं लिखेंगे ना, तो इक्वल के उधर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2। पहली इक्वेशन आ गई आपके पास। उसके बाद सेकंड रो के अंदर अगर आप देखें तो x का कोएफिशिएंट 0 है, यानी यहाँ पे x नहीं आएगा, y का 1 है और z का -1 है, तो ये आ जाएगा y माइनस जी, और इक्वल के उधर आएगा ये वाला 1, तो y माइनस जी इज इक्वल टू 1 आ गया। और नीचे अगर z की बात करें तो z की कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई नॉन जीरो एंट्री नहीं है इसके अंदर, तो हम कहेंगे कि z यहाँ पे क्या है, फ्री है, z इज़ फ्री। सो z फ्री होने का मतलब ये है कि हम z की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसके अंदर। अगर हम z की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये क्या निकालेगा, y की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, y माइनस 0, तो y रहेगा, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाता है। तो यानी हमारा सोल्यूशन बनेगा, हमने जब सोल्यूशन लिखना होता है ना, तो हमने लिखना होता है इस तरह से x y z की फॉर्म में, x, y, z। तो अगर सोल्यूशन हम लिखते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे हमने ऊपर निकाली हुई है 2, वो 2 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पे 2 आ गया। और y की वैल्यू हम अगर यहाँ पे 0 पुट करते हैं z की जगह, तो y की वैल्यू आती है 1, तो वो हमने 1 लिख ली, और z को हमने यहाँ पे क्या पुट किया था, 0 पुट किया था ना, तो z यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप z की वैल्यू 1 पुट करते हैं फिर क्या आंसर आता है, x की तो सेम रहेगी, वो तो चेंज नहीं हो सकती। यहाँ पे z की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हैं तो -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, 1 + 1 2, तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाती है। और z हमने क्या पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया ना, ये जैसे हमने कहा कि z इज इक्वल टू 1 है, तो ये आपके पास पॉइंट आंसर आता है अगर आप z 1 पुट करते हैं। अगर आप z -1 पुट करते हैं तो फिर क्या होगा, माइनस माइनस यहाँ पे +1 हो जाएगा, +1 उधर जाके -1, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 0, तो x की वैल्यू 2 ही रहेगी, y की 0 आ गई, और z हमने यहाँ पे क्या पुट किया था, -1, तो वो -1। इसी तरह से आप बहुत सारे सोल्यूशंस निकाल सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ यहाँ पे 3 लिख दी हैं, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज़ इधर पुट करके देख सकते हैं, और 2 से 3 आपने सोल्यूशन सेट बस वहाँ पे बता देने हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है सेकंड, मैं भी जब पढ़ती थी मैथ 501 तो मैं इसको चॉइस पे छोड़ दिया था मैंने, यानी काफ़ी मुश्किल लगा था मुझे, लेकिन अब जब पढ़ाने की बारी आई है तो ज़ाहिर है सीखना था, और फिर मैंने इसे काफ़ी डिटेल से पहले पढ़ा है, फिर सीखा है, उसके बाद आप लोगों की असाइनमेंट बनाई है, ठीक है जी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कॉमेंट लाजमी करके जाइएगा। थैंक यू।